आइए हम लोग मुद्रा पढ़ते हैं, बात नहीं, पहले मुद्रा पढ़ेंगे, उसके बाद मुद्रा स्फीति। आइए मनी, चले ना, तो इसे क्लास हम नहीं ले पाएंगे, ये सब चल रहे हैं, इसे तो बात कही चल रही है। देखिए मुद्रा क्या है, बताए कि मुद्रा जनता द्वारा स्वीकृत प्राप्त होती है। पिछले टर्म पे बताए थे, किसके द्वारा स्वीकृत प्राप्त होती है? जनता द्वारा स्वीकृत प्राप्त होती है, यानी एक्सेप्ट की रहती है इसे जनता, तो जनता द्वारा स्वीकृत प्राप्त होती है क्या? मुद्रा। अगर जनता स्वीकार नहीं करेगी तो मुद्रा, एक समय था जब सरकार नहीं थी, राजतंत्र था, राजतंत्र से पहले भी मुद्रा मिली है, क्योंकि आप सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखेंगे आदान प्रदान में मुद्रा है ना, क्योंकि बंदरगाहों पे मुहरे भी मिले हैं, तो वस्तुओं का विनिमय होता रहा होगा, है ना, व्यापार होता था, तो विनिमय में काम आता था मुद्रा। तो इसीलिए मुद्रा जनता द्वारा स्वीकृत प्राप्त एक वस्तु है। क्या है? एक वस्तु है, थिंग है। ये मुद्रा क्या है? वस्तु है जो जनता द्वारा स्वीकृत प्राप्त है, जो ये करती क्या है? जो विनिमय का माध्यम है। किसका? विनिमय का, एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य मापता है, मूल्य का संचय करता या मूल्य का संचय करता है, स्टोर करता है, और चार काम है इसके मुद्रा के। और चौथा, हाँ, भावी भुगतान का आधार, भावी भुगतान का आधार। तो मुद्रा के कार्य चार, मुद्रा के कार्य चार, माध्यम, मापक, संचय और आधार। मुद्रा के कार्य चार, माध्यम, मापक, संचय और आधार, ये चार कार्य हैं मुद्रा के। एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये विनिमय का भी माध्यम है, हम बताए थे कल, फिर से ध्यान करिए। डिफॉल्ट बता रहा है, विनिमय का चार माध्यम है। सर ये देखिए थोड़ा सा ये अपने से दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, वो हट जाएगा अभी, ये तो फिर हम कैसे करेंगे? अच्छा, वो तो कब बार बार संकेत कर ही रहा है, वहीं कर दें बस, यहीं पे क्यों? हाँ, आइए चलिए, विनिमय का माध्यम, मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम बताएं कि विनिमय होता क्या है, एक एक करके समझा दे रहे हैं। विनिमय जो होता है, वस्तु के बदले वस्तु देना या लेना, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान ही क्या है? विनिमय है। आदान प्रदान ही क्या है? ही विनिमय है। पहले क्या था, जैसे हम बताए कि चावल है आपके पास और आपको चाहिए हींग, क्या चाहिए?
दाल में डालने के लिए चाहिए। अब हींग है नहीं आपके पास, चावल है, तो पहले आप क्या करते थे, चावल देते थे 1 किलो, है ना, तो 1 ग्राम हींग दे देता था। अब मिलावटी वाला मिला के 1 ग्राम, नहीं तो ओरिजिनल तो नहीं मिलेगा। भारत में वैसे भी हींग होता नहीं है, बताया ना कि अफगानिस्तान में होता है सबसे ज़्यादा, भारत में हींग नहीं होता है। लेकिन पेड़ तो लग ही गया है ना, पेड़ लग गए तो क्या निकाल ही लेंगे? पेड़ की जड़ से हींग प्राप्त होता है। और अभी 6 ठो पौधा ले आके हिमाचल प्रदेश में लगाया गया है, अभी छोटी छोटी हैं दोनों 6। अभी तक नहीं बड़ी, अभी कितना तेज, मतलब बड़ा हो जाएंगे। लिप्टस का पेड़ हुआ है का? 3 साल से सुन रहे हैं। हाँ, तो 6 ठो पौधा है लगा हुआ, उसकी देखभाल कर रहे हैं 12 किलो। हाँ, बकरी ने खा जाए। तो हींग हमारे यहाँ वही अफगानिस्तान से आता है। अफीम हो, हींग हो, सब वहीं से आता है। खूब दुनिया में सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में ही तो हो रहा है। एक पी के मस्त रहिए, एक खा के मस्त रहिए। तो हींग पौधे की जड़ से प्राप्त किया जाता है। ये जो चावल है इसके बदले हमें हींग लेना है, बात नहीं। अब हींग लेना है, 1 किलो चावल दिए, कहेगा 1 किलो में नहीं मिलेगा, 5 किलो दो, चलिए अच्छा 5 किलो दिए, तो 1 ग्राम हींग दिया, आप लेके आ गए। पहले इसी को हम लोग वस्तु विनिमय या विनिमय कहते हैं। पहले इसी तरह व्यापार होता था, लेकिन हर जगह चावल ढो ढो के तो नहीं ले जाएंगे। ले आने ले जाने और आयात निर्यात में बड़ी समस्या होती थी, वस्तु के खरीद बिक्री में बड़ा समस्या आता था। इसलिए इन्होंने एक ऐसा माध्यम बनाया कि उस वस्तु को सब लोग स्वीकार कर लें, कि देखिए हम एक चीज़ बना रहे हैं, उसको सब लोग स्वीकार करिए, हम भी लेंगे आप भी लीजिएगा। लेन देन में इस पे जो मूल्य लिखा रहेगा वही मूल्य रहेगा। तो जनता ने स्वीकार कर लिया। अब इधर भी वो 10 रुपए का जो एक सिकौआ है, जो जनता स्वीकार नहीं कर रही, लेन देन में बाहर चल रहा है वो। लेकिन बहुत जगह जैसे रेलवे है और अन्य जगह पे लोग ले रहे हैं वो सिक्का 10 वाला, लेकिन जनता इसको स्वीकार नहीं कर रही। देखिए लेन देन में बड़ा विचलन में है, नहीं चलन में आ पा रहा है, बाहर हो जा रहा है। तो देखिए मुद्रा रहते हुए बेकार हो गई कि नहीं? तो जनता स्वीकार करेगी तभी, या फिर विधिमान्य मुद्रा जो होती है उसको सरकार, उसके पीछे सरकार की शक्ति लगी रहती है, उसको चलवाती है। तो या तो सरकार उसको चलवाए, है ना। तो कहने का मतलब चावल दे करके हींग लिए तो वस्तु विनिमय था, लेकिन इसको आसान करने के लिए बार बार लेन देन में बचत हो, इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि मुद्रा का आविष्कार किया। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो आसानी से हम ले जा सकते हैं और उस पर जो मूल्य लिखा है लोग स्वीकार कर लेंगे। तो यही बहुत बड़ा आविष्कार है मुद्रा। इसी को अच्छा, पहले तो उसी मूल्य का मुद्रा हुआ करता था, लेकिन आज जो मुद्रा है ना वो सांकेतिक मुद्रा है। अब पीछे से भारत सरकार या हर देश की सरकार गारंटी देती है। देखिए नोट पे लिखा है ना कि हम 500 रुपये देने का वचन देते हैं, धारक को 500 रुपये देने का वचन देते हैं, 100 रुपये देने का वचन देते हैं, जबकि वो असली मूल्य नहीं है। कैसा मूल्य है? सांकेतिक मूल्य है। क्योंकि पहले जैसे कि जितना मूल्य हुआ करता था उसी के बराबर सोने का या चांदी का सिक्का हुआ करता था, वो असली मूल्य। लेकिन सांकेतिक मुद्रा एक समय में था हमारे देश का बहुत विद्वान शासक जो चलाया, विफल हो गया, लेकिन उसी के बाद चीन चलाया, वो सफल हो गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक चलाया था ना सांकेतिक मुद्रा, हाँ सर। सफल नहीं हुआ, लेकिन आज चल रहा है वही। तो ये सांकेतिक ही मुद्रा है। रियल 500 है तो 500 इसका दाम नहीं है, इसका 500 मूल्य निर्धारित कर दिया गया है कि 500 है प्रचलन के लिए, है ना। अब देखिए, अब यहां ध्यान दीजिएगा। तो होता क्या है कि हम मान लीजिए चावल हमारे पास है, क्या है? चावल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चावल किसी को बेचेंगे जिसको चावल चाहिए। मान लीजिए मनोज है, उन्हें चावल चाहिए, तो हम इनको चावल देंगे और इनसे हम क्या लेंगे?
पैसा लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 रुपये किलो चावल बेचे तो कितना आया, 100 रुपये। हालांकि सस्ता बेच दिए, जाने दीजिए 20 रुपये किलो, 100 रुपये मिला। तो चावल का हमने विक्रय किया और मुद्रा क्रय किया। क्या किया, मुद्रा क्रय किया। तो यहाँ पे हम मुद्रा को खरीदे, मुद्रा भी एक वस्तु है, उसको हम क्या किए, खरीदे और जेब में रख लिए। अब चावल 5 किलो लेके ढोते, उससे अच्छा 100 रुपया इसे लपेटे रख लिए, चल दिए कहीं भी, एकदम हल्का है। अब हम ढूंढ रहे हैं हींग, जगह जगह कहाँ मिलेगा। अब हींग जो बेच रहा है उसके पास पहुंचे, 100 रुपया दिए और हींग लिए। तो अब जो है वस्तु जो हमारी रुपया है, इसको हमने बेचा जिसके पास हींग है। जैसे मान लेते हैं महेश के पास हींग है, किसके पास, तो हमने क्या किया, 100 रुपया महेश को बेचा और महेश से हींग खरीदा। तो देख रहे हैं, एक बार मुद्रा खरीदे इस वाले में, इस वाले में मुद्रा बेचे, 2 बार हुआ। पहले इतना नहीं करना पड़ता था, लेकिन मेहनत ज्यादा था। ऐसे में क्या है कि जिसको भी चावल की जरूरत होगी वो ले लेगा, और जिसके पास हींग होगा ज्यादा वो हमें बेच देगा। नहीं तो ऐसे समस्या आती थी। मान लीजिए आपके पास हींग है, मान लीजिए आपके पास हींग है, आप बेचना चाह रहे हैं, लेकिन आपको चावल नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्या, किशमिश चाहिए, कि हम हींग लेंगे देंगे लेकिन किशमिश दोगे कोई तब। अब वो चावल वाला क्या करेगा, वो तो ऐसे हींग वाले के पास पहुंचेगा जिसे चावल चाहिए। अब 10 तो इनके पास पहुंचा, कहा हमें हींग दे दीजिए, कहे नहीं हम किशमिश जो देगा उसको देंगे। अरे उनके पास पहुंचा तो उनके यहाँ तो वो कहे कि नहीं हमें जो खोआ देगा हम उसे देंगे, कोई आलू देगा हम उसे देंगे। अब समस्या आती थी, वो परेशान हो जाता था कि हम किसको, ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जैसे आप ही के पास समझ लीजिए कि बुक है, मान लीजिए आपके पास बुक है कक्षा 8 की, अब आपको कोई काम नहीं है तो आप उसको किसी को बेच देंगे, आधे रेट में वो अपना ले लेगा, पैसा रख लेंगे। लेकिन ऐसे अगर कोई लेन देन नहीं होता तो आप उसको ढूंढते रहते जिसको 8 की बुक चाहिए, उसको ढूंढेंगे तो उसको देंगे। अच्छा मान लीजिए वो बुक लेगा, लेकिन आप सोच रहे हैं कि हम बुक दे करके हमें 9 की बुक मिल जाए, अब समस्या। तो आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसे 8 का दे और उससे 9 का मिले, क्योंकि पैसा वैसा नहीं मिलेगा। जब पैसा का चलन नहीं था तो यही समस्या थी। अब मुद्रा का चलन हो गया है तो हम दे देते हैं, मुद्रा ले लेते हैं, फिर मुद्रा दे करके जो बेच रहा है उससे खरीद लेते हैं। कितना आसान हुआ, आसान हो गया कि नहीं। तो मुद्रा आ जाने से यही आसान हुआ कि विनिमय में जो कठिनाई आती थी वो आसान हो गया। तो विनिमय में भी तो यही होता है, एक लोग वस्तु बेचते हैं और दूसरे लोग खरीदते हैं। ये देखिए चावल बेचा हींग खरीदा, यही क्या किया, हींग बेचा चावल खरीदा, यही था। वह यहाँ भी वही हो रहा है, लेकिन 2 बार में हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ मुद्रा है बीच में, एक बार क्रय विक्रय हो रहा है, दूसरी बार क्रय हो रहा है। तो पहली बार ये चावल वाला पैसा खरीद रहा है, चावल बेच के पैसा खरीदा, और दूसरी बार पैसा यानी मुद्रा दे करके हींग खरीदा। समझ रहे हैं। तो अब इसके पास हींग आ गई ना, चावल के बदले हींग आ गई कि नहीं, तो 2 बार विनिमय करना पड़ा। ठीक है, हालांकि सही परिभाषा ये है कि विनिमय में सिर्फ वस्तु का ही आदान प्रदान होता है। अगर एक तरफ मुद्रा हो जाए तो क्रय या विक्रय होगा। क्या होगा, एक तरफ मुद्रा हो जाए और दूसरी तरफ वस्तु, तो या तो ये क्रय होगा या विक्रय होगा। देखिए अगर मुद्रा से वस्तु लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रय हो जाएगा, हमने खरीदा वस्तु, यही नहीं बोलेंगे पैसा दिए खरीदे। और इसके लिए क्या हो जाएगा कि ये वस्तु बेच दिया, पैसा ले लिया। समझ पा रहे हैं कि नहीं, नहीं समझे, खरीदो बिक्री नहीं समझ में आता। अब जा जमीन बेचा समझ में आ जाए, जमीन देंगे कहाँ मिलेगा, पैसा। तो बेचे कि खरीदे, जमीन बेचे पैसा मिला। लेकिन आप वो जमाना याद करिए जब मुद्रा नहीं थी,
तो आप जमीन बेच के आप सोच रहे हैं कि भैंस खरीद लें, तब उसके वैसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो भैंस दे और जमीन। ऐसे में क्या है, चाहे भैंस वाला ले चाहे गाय वाला, जो मन वो खरीद ले। हमसे क्या मतलब, पैसा आ गया, हम फिर अपना भैंस ढूंढ के खरीद लेंगे, समस्या कम हुई ना इससे। हाँ, तो इसीलिए बना है, ये विनिमय का माध्यम है। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें, मूल्य का मापक। देखिए जिस प्रकार, आइए दूसरा देखते हैं, मूल्य का मापक। जिस प्रकार तापमान का मापक डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, र्यूमर है, ये सब तापमान को मापते हैं, टेम्परेचर को, उसका मेजरमेंट करते हैं। वजन का मापक ग्राम, किलोग्राम या फिर द्रव्यमान का वही है ना, ग्राम, किलोग्राम या फिर मीट्रिक टन, जो भी है वो है। उसी प्रकार किसी वस्तु के मूल्य को कौन मापता है, मुद्रा मापती है। कौन मापती है, मुद्रा मापती है कि नहीं। एसी का मूल्य, इसका तुरंत, यहाँ तो हमारे कई लोग आदमी को तौल देते हैं तुरंत। हाँ, कहते हैं इनका कौन वैल्यू है, वो उसको समझ नहीं आ रहा, तुला राशि कहते हैं इनका कौन कीमत है, हल्लुक फल्लुक आदमी हो। मोदी जी की कीमत है, कुछ नहीं है। एक बार अपना सूट सिलवाए थे मोदी जी, है ना, उस पे ध्यान से देखने पे हर जगह नरेंद्र मोदी लिखा था, कुर्ता हर एक धगवा पे। तो अमेरिका वाले पूछ लिए कि कितने का पड़ा होगा, अब चर्चा में आ गया, बस वहीं नीलाम कर दी, वहीं देश अमेरिका में नीलाम कर दिया, बिक गया कई करोड़ों में। बहुत दिमागी नेता है, उनका जाना है आप। आइए देखिए, अब हम नहीं बता सकते। अच्छा, ये तो चावल। तीसरा ये देखिए, मूल्य का संचय करता है, यानी स्टोर। ये देखिए, हम किसी भी वस्तु को स्टोर करके कब रखना चाहेंगे या किस रूप में, इनको जगह दीजिए। पैसे के रूप में रखना चाहेंगे सर। देखिए ध्यान सुनिए, आएगा समझ में। होता क्या है कि हम स्टोर करके उसी रूप में रखना चाहेंगे जिसमें न वस्तु का मूल्य ज़्यादा जल्दी घटे न बढ़े। आप प्याज रखना चाहेंगे, पता नहीं बढ़े, अगर अल्लाह सुनो, मान लीजिए आप खरीद ले 50 रुपया किलो, समय पे 30 रुपया हो गया, क्या कर लेंगे। मान लीजिए आप किस रूप में किसी चीज को, हाँ कुछ लोग कहेंगे सोना रखना चाहेंगे क्योंकि उसका दाम बढ़ेगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, सोना खरीदेंगे तो महंगा पड़ेगा और जैसे ही बेचने जाएंगे माइनस हो जाएगा। नहीं सर। हाँ सर, हम बता रहे हैं माइनस, आप करके देख लीजिए माइनस हो जाएगा, हम फिर वही बात हो जाएगा माइनस। सोना खरीदे बेचे तो समझिए उसका लाभ मिलेगा 1-1.5 साल बाद। लाभ कब मिलेगा, असली मूल्य 1-1.5 साल बाद असली मूल्य मिलेगा, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं जमीन के रूप में रखेंगे। अभी तुरंत हमें, ईमानदारी से बताइएगा, अभी तुरंत हमें ऑपरेशन करवाना है, पैसा चाहिए, जमीन बिक जाएगा। यही तो हमारे देश में होता है, जमीन है अच्छी कीमत देता है, लेकिन अगर वो 50 लाख की जमीन है, आज वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए और ऑपरेशन कराना पड़े और उनको चाहिए 5 लाख, तो ये जानते हैं यहाँ कई ठो लल्लू चप्पू बैठे हैं, वो तुरंत इनको देंगे पैसा 5 लाख, 5 लाख का 10 लाख दे देंगे, इसका करा लेंगे सट्टा। सट्टा में क्या रहता है, वही कि आप अगर 3 महीने या 3 साल तक नहीं दिए और इतना इतना ब्याज है तो ये ज़मीन हमारे नाम से हो जाएगी और हम आपको इस पैसा काट के जो बचेगा थोड़ा सा दे देंगे। ठीक है, सट्टा करा लिए, लेकिन दाम कितना रखेंगे ज़मीन का, 20 लाख, मतलब 20 लाख में सट्टा करा लिए, मतलब 10 लाख उधार दिए, 20 लाख में सट्टा कराए, 3 साल बाद ब्याज जोड़ के पहुंच गया 18 लाख, 2 लाख दे के अपना जमीन ले लेंगे, बात खत्म। ऐसे ठीक है, यही तो चल ही रहा है हमारे यहाँ। जो उधार देते हैं उनकी निगाह किस पे रहती है, जमीन पे रहती है। तो
जमीन के रूप में भी रखना उचित नहीं है। अभी तुरंत बेचना, अभी आप खरीद लिए जमीन ना, आप सोचेंगे इतने की जमीन है, ध्यान समझिएगा, लेकिन अभी तुरंत बेचना होगा, नानी मर जाएगी, किसको बेचे, इनको भी मार लो। पहले तो छानबीन करेंगे, देखेंगे, ताकेंगे सही है कि नहीं, निकलवाएंगे खसरा खतौनी, ये एक रजिस्ट्री पर अभी पता चला आपका नाम है, आप बेच भी देंगे तो 6 महीने बाद नाम चढ़ेगा, तो आप 4 लोगों को तब तक बेच देंगे वही जमीनियाँ। हाँ, अभी नाम आप ही का रहेगा, आप बेच दिए इनको, अभी आप ही का नाम है, इनको बेच दिए, फिर इनको बेच दिए, उन पर बदवा वाला जो खरीदा वो फंस गया। आप जाएंगे खसरा खतौनी निकलवाने, आप ही का नाम आएगा, आपका जमीन बिक गई है तब वो। अब बताइए, तो कहने का मतलब ये है कि जमीन में फायदा है, क्योंकि इसका दाम कभी घटता नहीं, बढ़ता ही है, लेकिन तुरंत हमें पैसा चाहिए तो मिल जाएगा। तो हम उस रूप में वस्तु को रखना चाहें कि जब हमें जरूरत पड़े तुरंत उसका, हमें उस वस्तु का उपयोग करके हम अपना लाभ ले सके। और दूसरा काम, जब ऐसी वस्तु रखें, दूसरा काम है कि ऐसी वस्तु हम रखें अपने पास जिसके मूल्य में उतार चढ़ाव भी कम हो। उतार चढ़ाव कम हो का मतलब न दाम ज्यादा बढ़े न घटे। तो मुद्रा ही एक ऐसी वस्तु आपको दिखेगी जो लगभग स्थिर सी रहती है, दाम बहुत तेजी से न बढ़ता है न घटता। हाँ, मुद्रा का मूल्य घटता जरूर है, लेकिन इसका भी एक तरीका है ना, आप रख देते हैं, ब्याज मिलता रहता है, तो जिस रेशियो से लगभग दाम बढ़ता है लगभग उसी से थोड़ा कम उसी रेशियो से ब्याज भी मिलता रहता है। इसलिए जो मुद्रा का मूल्य है हमारा लगभग स्थिर रहता है कि नहीं? लेकिन सर, सोना वाला जो आप बोले हैं वो तो जब कोई आभूषण बना दिया जाता है तो उसकी कीमत में कमी आती है। अगर आप केवल बाट के रूप में ऐसे रखें, कोई भी लीजिए, तो कोई भी लीजिए, कोई भी लीजिए, कोई भी लीजिए, कोई भी लीजिए, हम बाद में बताएंगे। तो कहने का मतलब मुद्रा का मूल्य घटता है, लेकिन जो ब्याज मिलता है उसको थोड़ा सा बैलेंस करता है। यानी ऐसे समझिए कि हम 100 रुपये रख लिए अपने घर में, कहाँ रखे? घर में। तो ये 100 रुपये जो घर में रखे और 4 साल बाद निकाले, कितने साल बाद? 4 साल बाद, तो क्या 100 रुपये का वही मूल्य रहेगा? नहीं। 100 रुपये में आज आप 5 किलो प्याज खरीद ले रहे हैं, कितना? तो इसका मूल्य 5 किलो प्याज के बराबर है। ध्यान समझिएगा, 4 साल बाद जो 100 रुपया निकालेंगे आप 3 किलो प्याज खरीद पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे। तब तक दाम क्या हो जाएगा? प्याज का बढ़ जाएगा 4 साल में। तो आपकी मुद्रा की मूल्य कितनी हो गई? 3 किलो प्याज के बराबर हो गई ना। तो इसीलिए तो ब्याज दिया जा रहा है, यानी मुद्रा की मूल्य घट गई। मुद्रा की भी मूल्य है, आप जो जेब में पैसा लिए उसकी कीमत क्या है? एक जमाना था इतना ही पैसा आप लेके चलते तो लोग कई थे आपके आगे पीछे रहते पैर छूने वाले। क्यों? क्योंकि उस समय इस पैसे की कीमत थी जो 1000-2000 जेब में लिए हैं। हाँ, सन 1975 में 1000 रुपये में यही पांडेपुर में एक बिस्सा जमीन मिलती थी। 1000। हाँ, बहुत ज्यादा बता दिए। 1975 1000 रुपये। 1000 रुपये बहुत ज्यादा बता दिए, इससे कम में ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ 40 साल पहले। अब बताइए, आज 1000, हम तो यही पांडेपुर की बात बता रहे हैं, 2010 में 3 लाख बिस्सा मिलता था उधर। हाँ, 2014 के बाद ही जमीन बढ़ा है। हाँ, 3 लाख बिस्सा खुलेआम बिक रहा था, रहने रियासी एरिया में। वो तो 2014 के बाद जमीन बढ़ा है इतना। मोदी जी जब से बन गए थे, हाँ, बेमतलब का बढ़ा है। तो कहने का मतलब यही है कि ये मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम है, पहला काम। दूसरा मूल्य का मापक है। तीसरा मूल्य का संचय करता है। अगर हमें स्टोर करके रखना है तो किस चीज को रखेंगे? मुद्रा के ही रूप में। मुद्रा का ये मूल्य संचय करता है। हाँ, स्टोर करके हम रखते हैं। और चौथा है भावी भुगतान का आधार। भविष्य में अगर कोई किसी को कुछ पेमेंट करना है तो किस रूप में करेंगे? मान लीजिए आप उसे कह दें कि भैंस सामान ले लीजिए, भले 50,000 की भैंस है, लेगा?
मान लीजिए यही सर के पास आइए, मान लीजिए सर कहें कि ठीक है आप 25,000 दे दीजिए, सिविल की तैयारी आपको पूरा करा देंगे। तो कहेंगे ठीक है हमारी 2 बच्चे हैं उनको पढ़ा दीजिए सर जी, भैंस ले लीजिए। सर जी को ज़रूरत नहीं है तो भैंस नहीं लेंगे, कहीं हम कहाँ पालेंगे, कहाँ गए। अब मान लीजिए हम बेचने गए 30,000 में बिका, तब तो मान लीजिए जबकि 60,000 में बेच सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन तुरंत नहीं ना होगा, वो कहेंगे नहीं आप पैसा लेके आइए। तो देखिए भावी यानी भविष्य में, फ्यूचर में पेमेंट का बेस क्या है, आधार क्या है, मुद्रा है। तो मुद्रा के 4 काम है, एक है विनिमय का माध्यम, दूसरा मूल्य का मापक, तीसरा मूल्य का संचय और आधार। लेकिन ये एक वस्तु ही है जो जनता द्वारा स्वीकृत प्राप्त होती है। ये है पूरा मुद्रा की परिभाषा। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। आइए अब इसके बाद हम लोग ढेर सारे देशों में, हर देशों की अलग अलग मुद्रा है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो देश और मुद्रा का नाम, मनी के नेम ऑफ मनी, वो वाला मुद्रा नहीं जो धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा ऐसे था, हाँ अभय मुद्रा था, तो वो वाला मुद्रा नहीं, वो स्थिति है, स्टेटस है। यही मुद्रा मनी। तो देखिए 8 देशों की मुद्रा रुपया है। कितने देशों की? 8। ये याद रखिएगा, कुल 8 देश हैं, 8 देश हैं जिनकी मुद्रा रुपया है। ये जरूर याद रख लीजिएगा किसकी किसकी है। पहले तो भारत है, दूसरा बगल में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान की मुद्रा नहीं है रुपया, वहां अफगानिस्तान की अफगानी है। हाँ। नेपाल की भी मुद्रा रुपया है, ठीक है। श्रीलंका, देखिए अगर आप भारत देखेंगे, भारत देखें आप लोग, कहाँ देखेंगे आप? जब भी भारत देखेंगे तो इसमें आपको, चलिए थोड़ा सा भारत दिखा देते हैं झटके में। हाँ गलत बना है, लेकिन समझिए पहले, यहाँ तक पाकिस्तान है ना, इधर तो पाकिस्तान, यहाँ कौन है? नेपाल। म्यांमार की मुद्रा नहीं है, बांग्लादेश में टका है, यहाँ क्या है? टका। तो 1 2 3 नेपाल और श्रीलंका 4। अब उसके बाद समझिए इधर हिंद महासागर में आएंगे तो मॉरिशस 5। लेकिन श्रीलंका के बगल में इधर ही पहले आइए, यहाँ आपका लक्षद्वीप के नीचे मालदीव, यहाँ कौन है? मालदीव। फिर इधर आएंगे, जब आप अफ्रीका की तरफ मेडागास्कर के बगल में पड़ेगा मॉरिशस, सेशेल्स, और इधर मेडागास्कर, तो मेडागास्कर की नहीं है, तो मॉरिशस, सेशेल्स, और इधर आएंगे तो इंडोनेशिया। तो देखिए 1 2 कहाँ गया? 3, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और इंडोनेशिया 8। 8 देशों की मुद्रा क्या है? रुपया है। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक ना? पाकिस्तान का जो रुपया है वो यहाँ के रुपये से ज्यादा है कि कम है? अब कुछ देश है, जैसे बांग्लादेश का क्या है, सुन लीजिए नाम, बांग्लादेश का क्या है? टका है। जैसे कहावत नहीं है, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, तो वही टका है। 1 टके में 1 सेर भाजी, 1 टके में 1 सेर खाजा, यानी कुल का भाव 1 का। तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है। भूटान जो अभी था छोटा सा देश, उसका नाम है गुलट्रम। क्या है? गुलट्रम, न साइलेंट है उसमें, गुलट्रम। ये चीन की मुद्रा युआन है,
लेकिन उसके पूरब जाएंगे, जापान की मुद्रा येन है, अफगानिस्तान का अफगानी है, म्यांमार जो भारत के पूरब में है, म्यांमार की मुद्रा बर्मी क्यात है, यानी क्यात, बर्मा उसका नाम था तो बर्मी क्यात। ऐसे ही थाईलैंड की मुद्रा थाई बहत, क्या है? बहत, वहां पैसा बहत हो। ऐसे ही आप ईरान की मुद्रा देखिए, ईरान हुआ, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, इन तीनों की मुद्रा क्या है? रियाल है। ईरान की, सऊदी अरब की और कतर की मैप याद है ना? मैप याद है ना? कंबोडिया की क्या है? रियाल है। अच्छा ये बताइए आपकी रूस की रूबल, रूस की रूबल, फिलीपींस की, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला है, पेसो है ना, आपका एशिया में ही देश है लेकिन ये पड़ जाता है प्रशांत महासागर में। ये क्या है? पेसो, फिलीपींस का। दक्षिण अफ्रीका का रैंड, क्या है? रैंड। यूएसए का डॉलर। और कहाँ का डॉलर है? 1-2 डॉलर और बताइए। ऑस्ट्रेलिया का डॉलर। मलेशिया का रिंगिट है। कौन सी मुद्रा है? रिंगिट। तो ये सारी मुद्रा आप लोग याद कर लीजिएगा। तुर्की का लीरा है, एशिया का बुखार जिसे कहा जाता था। हाँ, तुर्की का, टर्की जिसे बोलते हैं, अब तुर्की नाम हो गया उसका। क्या नाम हो गया? तुर्की। लेकिन मैप में मिल जाता है, एटलस में अभी तो मिल जाता है। लीरा है। स्वीडन जानते हैं ना, स्वीडन सबसे ऊपर में है। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, अरे नॉर्वे फिर स्वीडन फिर फिनलैंड। तो स्वीडन की मुद्रा लीरा है। लीरा, एक मिनट, हाँ नहीं, तुर्की का लीरा है, स्वीडन का क्रोन है। क्रोन, क्रोन, स्वीडिश क्रोन। और ब्रिटेन का स्टर्लिंग या पाउंड भी बोल देते हैं। लेकिन देखिए हम बताए ना, चीन का युआन भी देता है, रेन मेनबी भी देता है। क्या देता है? तो दोनों देता है, इसके लिए परेशान नहीं होंगे। हाँ, इस समय यही चल रहा है। आइए हम लोग मुद्रा का विकास कैसे कैसे हुआ इसको देख लेते हैं। समय है ना? नहीं सर, अरे नहीं, 5 मिनट। मुद्रा का विकास समझ लीजिए, बस 2 मिनट का है। चाहे जितना समय हो जाए वो बार बार वही कहते हैं। लेट शुरू किए हैं हम लोग। आइए देखिए, डेवलपमेंट ऑफ मनी। आइए मुद्रा का विकास कराते हैं। पैसा हो ना पढ़ल चाहत हो कुल, अब बतावा। नहीं पढ़ना चाह रहे हैं सर, काहे कि समय हो जाता है तो नहीं पढ़ना चाहते। अरे हम जब आए ना तब आप लोग बतिया रहे थे, आप लोगों का मन तभी से नहीं था। आप लोगों को मनमय कब रहता मैं समझे में नहीं आता। हम जब शुरू किए तब से कोई ऐसे सो रहा है, कोई से, कोई से, जैसे लाल चाय वैसे दत्ते पोल वाला हाल है। ऑनलाइन पर आप हाँ तो कहा तुमको बेइज्जती न हुई। हाँ आइए देखिए मुद्रा का विकास देखिए। हम आपको बता दें 1861 का समय याद करिए, लॉर्ड कैनिंग वाला। आज चाय कैंसिल, आज चाय नहीं है। 1861 का समय याद करिए। 1858 में महारानी विक्टोरिया मिंटो पार्क में इलाहाबाद के घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग पढ़ चुके थे कि अब देश का शासन की बागडोर किसके हाथ में? ब्रिटेन के हाथ में। अब कंपनी के हाथ से कहाँ चली गई? ब्रिटेन के हाथ से। उसी के बाद 1861 का अधिनियम आता है। आपको बता दें उसी के तहत भारत में अब मुद्रा को छापने का, कौन सी मुद्रा? करेंसी, पत्र मुद्रा। कौन सा? पत्र मुद्रा।
पेपर करेंसी अधिनियम आया 1861 में। क्या आया? पेपर करेंसी अधिनियम। तब से पत्र मुद्रा यानी कागज वाली मुद्रा जो छापने का काम किसके पास चला गया? सरकार के पास। सरकार कौन थी? ब्रिटेन की सरकार थी। हमारे यहाँ शासन कर रहे थे, वो लोग छाप रहे थे, यानी हम लोग ब्रिटेन के गुलाम थे। पेपर करेंसी यानी अब सरकार के हाथ में चली गई। इसके पहले पत्र मुद्रा कौन जारी करता था, यानी कागज की मुद्रा हुआ करती थी। हाँ, अच्छा, जब ये पेपर करेंसी जारी हुआ तो उस समय कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी कि एलिजाबेथ? विक्टोरिया। तो महारानी विक्टोरिया का ही फोटो सबसे पहली बार आया। उसी के गुलाम है तो फोटोआ उसी का रहेगा। फिर काहे? जिसका जो है गांधी जी तो अभी 1800 अभी पैदा नहीं हुए हैं। तो महारानी विक्टोरिया का था। अब यहीं पे कहानी समझिए। इसके पहले निजी क्षेत्र के बैंक मुद्रा पत्र मुद्रा जारी करते थे, पेपर वाली मुद्रा। एक जारी करता था जैसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बंगाल, है ना। एक आपके हमारे यहाँ थे द बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, वो भी जारी करता था। द बैंक ऑफ इंडिया, ये लोग जारी करते थे। ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखते थे और जारी करते थे, लेकिन जब ये आए तो अंग्रेजी में भी जारी होने लगा पत्र, पहले देवनागरी में था। अब यही पे ध्यान दीजिए, बस पहला कथन यही याद रखिएगा कि 1861 से सरकार जारी करने लगी, इसके पहले निजी बैंक जारी करते थे। 1955 की तिथि याद रखिएगा, क्योंकि ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हम बता दें, भारत आज़ाद होता है 1947 में। ये भी डेट याद रखिएगा, कब आज़ाद होता है? याद है ना? यो भूल गए हैं? 15 अगस्त 1947 को। 1947 को भारत आज़ाद होता है और 1949 को एक अधिनियम आता है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम। क्या आता है? बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बात नहीं, फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आता है। उसी रेगुलेशन एक्ट के थ्रू आज सारे बैंकों का रेगुलेशन हो रहा है। 1949 का जो अधिनियम है आज तक उसी के थ्रू हो रहा है। और बैंक, और वही नहीं, आरबीआई वगैरह सब। अब देखिए, तो 1949 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम आया और इसी समय क्या हुआ, क्योंकि 1934 का एक एक्ट आता है, आरबीआई एक्ट, यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पे, तो आरबीआई का गठन होता है। हम आगे बताएंगे आरबीआई पढ़ाते समय। यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पे आता है, आरबीआई अधिनियम पारित हुआ, आरबीआई एक्ट। ये एक्ट आया और 1935 में आरबीआई का गठन हुआ। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई। सर ओसबोर्न स्मिथ इसके अध्यक्ष गवर्नर थे पहले। तो 1935 में आरबीआई बनी, लेकिन अधिनियम 1934 का है। लेकिन जब बनी ना तो सरकारी और निजी क्षेत्र सब लोग मिलके उसमें पैसा दिए थे। 5 करोड़ रुपए में खुली थी। 5 करोड़ तो अब ये दुबिस्सा भेज दे तो हो जाए लोगों के पास। सोचिए, बहुत ज़्यादा, 35 की बात है, 5 करोड़ का उस समय पैसा था। 5 करोड़ आज कुछ है? कुछ नहीं है। तो सोचिए महंगाई कितनी तेज जा रही है। ज़्यादा समय नहीं बीता, अभी 80 साल हुआ है, 90 साल, 90 साल हुआ है ना। आरबीआई की स्थापना हुई 35 में और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मतलब निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों का पैसा लगा था। निजी क्षेत्र का पैसा सरकार ने चुका दिया, पूरा पैसा सरकार का हो गया। जिसका जिसका था शेयर उसको दे दिया पैसा चुका के और पूरा शेयर खरीद लिया, अब पूरा सरकारी हो गया। तो राष्ट्रीयकरण हो गया 49 में। ठीक, हम बताएंगे आगे। ढेर सारे कई बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास, तीनों मिला करके बन जाएंगे इंपीरियल बैंक और यही बन जाएगा एसबीआई। तो एसबीआई 1955 में नाम पड़ेगा। कब? 55 में। ये 55 डेट एसबीआई का है। किसका है? और आरबीआई के राष्ट्रीयकरण का डेट 1949 है। कभी कंफ्यूजन से मत सोच लीजिएगा कि 1955 जो बताने जा रहे हैं वो आरबीआई का है, नहीं, एसबीआई का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ये निजी बैंक है, मतलब राष्ट्रीयकृत बैंक है। अरे केंद्रीय बैंक है, आरबीआई पूरे बैंकों का बैंक है, सब पे नियंत्रण।
आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। तो 1955 क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया, आरबीआई केंद्रीय बैंक हो गई है। अब मुद्रा किसके जिम्मे है, आरबीआई की। तो 1955 में आरबीआई को पत्र मुद्रा जारी करने का अधिकार दे दिया गया। इसके पहले कौन जारी करता था, सरकार जारी करती थी। 1947 में भारत आजाद हुआ तो भारत सरकार जारी की, उसके पहले ब्रिटेन की सरकार करती थी। लेकिन सरकार का काम आरबीआई करता है ना, तो अब इसको दिया गया, सरकार ही जारी करती थी मुद्रा, लेकिन आरबीआई कह दिया देखा हम बहुत थक गए, हम न जारी कर पाए उतना ठीक से, ऐसा ना कि अब तो ही जारी करा। तब से लेके आज तक वही जारी कर रहा है। तो 1955 में आरबीआई को पत्र मुद्रा जारी करने का अधिकार दिया गया, पत्र मुद्रा जारी करने का अधिकार दिया गया। अभी इसको दे दिया गया, काम सौंप दिया गया, अब ये पत्र मुद्रा जारी करेगा, याद रखिएगा। और 1947 इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, यहां से कहानी सुनिए। 61 में जब सरकार ने अपने मुद्रा छापना शुरू किया तो किसका फोटो था, ब्रिटेन के महारानी और सम्राट का फोटो था। धीरे धीरे वही चला, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो 1947 में किसका फोटो आया, गांधी जी कहाँ से आ गए, अभी गांधी जी तो मरे भी नहीं हैं। नहीं 1947 में तो गांधी जी आज़ादी दिला दिए हैं, गांधी जी आज़ादी दिला दिए, लेकिन अशोक स्तंभ था, सारनाथ का अशोक स्तंभ अपनाया गया। और आपको बता दें, जब सारनाथ ये बात हो रही थी क्या अपनाया जाए, क्या चिन्ह रखा जाए, कई लोग कई चीज़ बता रहे थे, कई लोग शंकर जी की पिंडी बता रहे थे रखा जाए। हाँ सब लोग अपना अपना राय दे रहे हैं। सही था, पहले धर्म में भी बहुत ज्यादा था, सही था वो भी तो सारनाथ का अशोक स्तंभ अपनाया गया। तो 1947 में हमारे फोटो पर, अरे नोट पे सारनाथ का अशोक स्तंभ आ गया। अभी पैसवा था, अब सिरवा उरवा न बना पाओ थी तो समझ आई है हो ना, ये नोट पे आ गया, ध्यान दीजिए। तेरी कि अब हम शेर बनाई बैठ के यहाँ, नहीं समझ में आ हाँ गया, तो शेर आ गया 100 रुपए के नोट पे। अब देखिए पहले बार तो अशोक स्तंभ आया, ठीक है आने दीजिए। 1987 में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। कौन थे, देखिए 1987 का डेट जरूर याद रखिएगा और 1991 का, क्योंकि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो 1991 कोई व्यक्ति नहीं भूल सकता, क्योंकि एलपीजी अपनाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और आज वही दौर चल रहा है, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, पीवी नरसिम्हा राव थे, है ना, पीवी नरसिम्हा राव थे। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए बाद में क्या बनेंगे प्रधानमंत्री, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे उस समय 91 में। लेकिन 87 की हम बात कर रहे हैं तो उस समय कौन थे प्रधानमंत्री, पीएम, तो राजीव गांधी थे। और वित्त मंत्री नहीं जानना है हमें, आरबीआई को जानना है। तो आरबीआई के गवर्नर कौन थे उस समय, तो उस समय यही जो वित्त मंत्री हैं वो पहले गवर्नर थे, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को हल्के मत लीजिए, बोलते कम थे इसका मतलब ये नहीं, देखिए बहुत बोलने वाले नेता अच्छे नहीं होते, जो खूब बोलने लगता है वो काम नहीं करता ठीक से। अभी ध्यान रखिएगा, हमेशा से नियम रहा है, बहुत बोलने वाला नेता अच्छा नहीं होता। आप चाहे जिसका भी शुरू से उदाहरण देख लीजिए, गांधी जी भी हो चाहे कोई भी रहा हो, ज़्यादा नहीं बोलते थे गांधी जी, भाषण देते थे तब देते थे, बाकी काम भरी नहीं कि दिनों भर भाषण है। तो
राजीव गांधी 1987 में प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह क्या थे? गवर्नर थे। आरबीआई के वो गवर्नर भी रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो उस समय अभी गवर्नर थे। उन्हीं के समय में ये 100 रुपए के नोट पर गांधी जी आ गए। किस रुपए के नोट पे? 500। तो 1987 में पहली बार, ध्यान दीजिए, 1987 में पहली बार 500 का नोट जारी हुआ। उसके पहले 500 का नोट नहीं था। अब 500 का नोट जब जारी हुआ तो उसी नोट पे सवार होके कौन आए? गांधी जी। पहली बार भारत में 500 का नोट कब जारी हुआ? 1987 में। और उस नोट पे, यानी अशोक स्तंभ किस नोट पे कभी नहीं रहा। 500 के नोट पे अशोक स्तंभ था ही नहीं, क्योंकि 500 का नोट ही जारी नहीं हुआ। और जब जारी हुआ तो गांधी जी के साथ जारी हुआ। तो 500 के नोट पर गांधी जी आए 87 में। लेकिन जब 1996 का समय आया, तब तो सारे नोट पर आ गए। 96 का जब समय आया तो सभी नोट पे गांधी जी आ गए। लेकिन सिक्के पर अभी भी गांधी जी नहीं है, उसमें अशोक स्तंभ का है। अभी अशोक स्तंभ नहीं है। सिक्के पर अभी अशोक का स्तंभ है ना। और कोई पे लाल किला दिख जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। और एक कहानी और सुनिए। 1957 का जो डेट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1957 की जो तिथि है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसके पहले आना चला करता था मुद्रा में। 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना, 16 आना। लेकिन 1957 में पहली बार दशमलव प्रणाली अपनाई गई, डेसिमल सिस्टम। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये दशमलव प्रणाली है, यानी 10 गुना में बढ़ा है ना। तो अब दशमलव प्रणाली अपनाई गई और 10 पैसा, 20 यानी पैसा भी आ गया। 10 पैसा, 20 पैसा, 1 पैसा, 100 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 2 रुपया, 2000 रुपया बंद हो गया। तो कहने का मतलब हमारा दशमलव प्रणाली 1957 से आया, याद रखिए। गांधी जी अब सब नोट पे आ गए हैं। कब से? 1996 से। पहली बार 500। अशोक स्तंभ किस नोट पे कभी नहीं रहा? 500 के नोट पे, क्योंकि 500 नोट जब पहली बार जारी हुआ 87 में तो गांधी जी के साथ है। अशोक स्तंभ नहीं आ पाया, उस पर भारी भरकम था। और नोटों 500 का भारी था, तो ये हल्के थे। हाँ, और का अब महीने में 20 दिन खाते, 10 दिन तो हड़ताल पे रहते थे, अनशनय पे। तो ठीक है, छोड़ देते हैं। आप लोग आराम करिए।